हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड मैट्रिक 2023 ठीक है, पाठ का नाम है 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, ये क्या है? क्लास 10th का संस्कृत है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, यानी कि संस्कृत में जितने भी वर्ड दिए हुए उनको एकदम स्टोरी की तरह, कहानी की तरह हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते ना, तो आपको एकदम ऐसा फीलिंग होगा कि हम लोग कहानी ही पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि MCQ प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। सही सुने, MCQ प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तब। और एक और बात, जो भी चीज मैं बताऊंगा यह इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में भाई जरूर लिखना। ठीक है, जरूर लिखना। आज की इस वीडियो को मतलब आप पूरा एकदम फुल वॉच कर लीजिए, उसके बाद देखना आप MCQ लगाइएगा। अगर 100% सही नहीं होता है ना तो हमसे पूछना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ पे चतुर्था पाठ, यानी कि चौथा पाठ, और यहाँ पे लिखा है संस्कृत साहित्य लेखिका। कहने का मतलब हुआ कि आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रसिद्ध साहित्य लेखिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साहित्य क्षेत्र में प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुकी हुई है। केवल लेखक ही नहीं बल्कि लेखिका भी प्राप्त कर चुकी है। तो इस वीडियो को अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ लेखक लोग ही नहीं संस्कृत साहित्य में अपना ख्याति को बढ़ावा दिया है, बल्कि स्त्रियां भी अपने संस्कृत साहित्य क्षेत्र में अपने को बढ़ावा दी हुई है। कुछ प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। बस आप इसको एकदम स्टोरी की तरह समझेंगे, और जो इम्पोर्टेंट बात है उस इम्पोर्टेंट बात को आप लोगों को नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि समाजस्य याना पुरुषः नाभिचः चलति। इस बात का मतलब क्या होता है बच्चों? इस बात का मतलब होता है कि समाज की गाड़ी, यानी क्या होता है? सवारी पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से ही चलता है। समाज का जो गाड़ी है, जो पहिया है, वो किसके सहयोग से चलता है? तो स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से ही समाज का गाड़ी चलता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ बनता है कि समाज का गाड़ी कैसे चलता है। तो लिखना स्त्री और पुरुष दोनों को सहयोग से। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव भी बनेगा और MCQ भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहते हैं साहित्य अपि उभयोः समानं महत्वम्। कहते हैं कि साहित्य में भी उभयोः मतलब दोनों, समान मतलब समान, महत्व मतलब महत्व। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। दोनों का मतलब मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर, दोनों का जो महत्व है साहित्य के क्षेत्र में समान ही है। दोनों इक्वल ही हैं। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है आगे कि अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यश्च लभ्यन्ते। मतलब आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और उसमें अपने यश को भी प्राप्त कर चुकी हुई है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आया कि नहीं कि आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश से प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धि योगदानम नन्य अधिकम प्राप्ते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि के योगदान में कम अधिक दोनों ही प्राप्त कर चुके हैं। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्ध नाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते एन साहित्य समृद्धि साहित्य निधि रूपेण तसाम योगदानम ज्ञाते। कहने का मतलब है इस पाठ में, पाठे अस्मिन् का मतलब बच्चों क्या होता है? इस पाठ में अति प्रसिद्ध नाम, अति प्रसिद्ध लेखिका का नाम चर्चा है, जो कि साहित्य के खजाना को भरने में योगदान दी हुई है। योगदान के रूप में उन्हें जाना जाता
है। मतलब साथियों आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे प्रसिद्ध साहित्य लेखिका है जो कि साहित्य के खजानों को उसको भरने में योगदान मिला है और उन्हीं के नाम से उन लोगों को जाना जाता है। चलिए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवय शास्त्रकारों च समितम। विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ावा गया है। वैदिक आरंभ 10 वैदिक कालात् आरंभ शास्त्राणाम काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुष दच्चिता अभवन् तथा स्त्रियो अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ में ही शास्त्र और काव्यों के रचने और संरक्षण जैसे में दोनों में पुरुष जिस तरह हुए चित्त, ठीक उसी प्रकार स्त्रियां भी चित्त हुई हैं। मतलब साहित्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, है ना, इस सब में पुरुष जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं और बढ़े हुए हैं, स्त्रियां भी आगे बढ़ी हुई हैं। आगे कहता है क्या, वैदिक युगे मंत्र नाम दर्शका न केवल ऋषियः प्रत्युति ऋषिका अपि सन्ति। कह रहा है क्या कि वैदिक युग में मंत्रकों का दर्शक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषि की पत्नी भी मंत्रों का दर्शक करती थी, मंत्रों का गायन करा करती थी। ठीक है, फिर क्या करें, ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थवेदे च पंच ऋषिकः मंत्र दर्शनवर्ते निर्दिशन्ति यथा यमी आपला उर्वशी इंद्राणी भागभरणी इत्यादि। ये जो सेंटेंस हमने जितना पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा था, ध्यान से सुनना। ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5 ऋषिका मंत्र दर्शक है जो निर्देशित किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि ऋग्वेद में कितने हैं, तो 24 ऋषिका है, और अर्थवेद में कितने हैं, 5 हैं। और ऋग्वेद में जो अर्थवेद में जो 5 ऋषिका हैं उनका नाम भी दिया हुआ है, यमी, आपला, उर्वशी, इंद्राणी, वाघंभरेणी। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं के बारे में वर्णन किया गया, तो बताना 24। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा कि अर्थवेद में कितने ऋषिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है, तो बोलना 5। तीसरा बोलेगा कि जो 5 ऋषिका के बारे में वर्णन किया गया है उन सारे ऋषिकाओं का नाम बताइए। यह आपको आएगा 2 नंबर में, तो लिखना यमी, आपला, उर्वशी, इंद्राणी, भागभरणी इत्यादि। बस आप इस वीडियो को एकदम ध्यान पूर्वक कंस्ट्रक्शन से देखिए, एकदम मतलब पूरा बी केयर यहीं पर कर दीजिए, 100% आपको यह चीजें सारे समझ में आएगी। चलिए आगे क्या कहते हैं, ध्यान सुने। बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दार्शनिकम रुचितम वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षति। करक है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचि के बारे में वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देती है। मतलब याज्ञवल्क्य की जो मैत्री थी, याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्री, वह किसी चीज की शिक्षा देती थी, तो वह देती थी आत्म तत्व की शिक्षा देती। तो ये वाला भी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान सुना कि बृहदारण्यक उपनिषद में किस लेखिका के बारे में वर्णन किया गया है, तो बताना याज्ञवल्क्य के पत्नी यानी कि मैत्री के बारे में। किसके बारे में, मैत्री के बारे में। दूसरा पूछे कि मैत्री के पति का नाम क्या था, तो बताना याज्ञवल्क्य। ठीक है। तीसरा पूछेगा क्या कि याज्ञवल्क्य के पत्नी मैत्री, ठीक है, किस चीज की शिक्षा देती थी, तो आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। जस्ट आप लोग अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके क्या कीजिएगा, लिखते रहिए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, ध्यान से सुना। कह रहा है कि जनकस्य सभायाम साथात कुशला गार्गी वासक नवे दृष्टि सम। जनक की सभा में शतार्थ कुशल एक वाचन कवि थी, वह बैठी हुई थी जिसका नाम है गार्गी। तो पूछेगा कि जनक सभा में शतार्थ कुशल वाचक कवि कौन थी, कौन बैठी हुई थी, तो जब भी आए तब बता देना कौन, गार्गी।
ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं क्या कहता है, महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदा अनुशीलन प्राय सुलभ्या वर्णम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदों का अनुशीलन करते हुए सुलभ्या के बारे में वर्णन किया गया है। सुलभ्या के बारे में वर्णन, तो यहाँ पूछेगा कि सुलभ्या का वर्णन कहाँ किया गया है, तो बताना महाभारत में। महाभारत में किस लेखक के बारे में बताया गया, तो सुलभ्या के बारे में। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य पारायण चत्वारि कवित्राणि सर्धशतम पद्यानि अस्पष्ट रूपेण इत्यस्तो लभ्यन्ते। मतलब क्या हुआ, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के नाम, ठीक है, जो 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। इतना बात समझ में। प्रश्न कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए। प्रश्न यह बनेगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री हैं, तो आपको आंसर देना 40, ठीक है। कितने पद अस्पष्ट रूप से इधर उधर बिखरे हुए हैं हमें दिखाई देता है, तो बताना 150। साध शतम का मतलब होता है, साध का मतलब आधा, शतम का मतलब 100, तो 100 और आधा, 100 का आधा कितना होता है 50, तो 100 + 50 कितना होगा 150, तो 150 पद क्या है इधर उधर हमें प्राप्त होता है। फिर आगे कहता है क्या कि तासु बीजांका प्रथम कल्पा वर्तते, और ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से विज्यांका को प्रथम कल्प माना जाता है, तो प्रथम कल्प कौन है, विज्यांका है। ये लौकिक संस्कृत साहित्य में जो 4 कवित्री थी, इन चारों कवित्री में प्रथम एकदम फर्स्ट मुख्य जो है वो कौन है, वो है विज्यांका। और यह प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद कर लीजिए। क्या याद करना है कि विज्यांका को प्रथम कल्प माना जाता है। दूसरी बात, यह किस वर्ण की है, ये भी बोलता है। कह रहा है कि साचे श्याम वर्ण पद्यान स्फुट भवती, कह रहा है वह श्याम वर्ण की थी, कुछ पदों से नीचे दिए गए पद से स्पष्ट होता है कि नील उत्पादयामा विज्यांका जानता वृथोदंड प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। कह रहा है कि विज्यांका को श्याम वर्ण के नाम से जाना जानता है, ठीक है। दंडी ने विज्यांका को सर्व शुक्ला कहा। तो यहाँ पर 3-4 प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान से सुना, कि श्याम वर्ण की कौन कवित्री थी, तो बताना विज्यांका। प्रथम कल्पा कौन है, तो है विज्यांका। तीसरी प्रश्न, दंडी ने क्या चीज कहा था विज्यांका को, तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। तो इतना प्रश्न आपने लिखा कि नहीं लिखा, बिल्कुल लिख लिए। बस आप मतलब जितना चीज मैं बताऊंगा बस उतना आप कर लीजिए। उसके बाद किसी भी पब्लिकेशन का आप क्या कीजिए, MCQ कीजिए, 110% आपका सही होगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ। आखिर में यार प्रश्न कहाँ से आएंगे, बुक में से ना आएंगे, तब टेंशन लेने की बात। कहानी को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, ध्यान सुना। कह रहा है कि तस्य काला अष्टम शतक अनुमीयंती, कहने का मतलब है इनकी काल, विज्यांका काल कितनी मानी जाती है, 8वीं सदी तक। 8वीं सदी तक किनके काल को माना जाता है, तो विज्यांका का काल। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में कि विज्यांका का काल कितने वर्ष माना जाता है, बताइए। 8 कितने अष्टम सॉरी कितने 8वीं सदी, 8वीं सदी तक। तो लिख लीजिए कि विज्यांका का समय कितना सदी था, तो 8वीं सदी था। 8वीं सदी को हम किस कवित्री के नाम से जानते हैं, तो विज्यांका के। ये लिख लेना। लिखा हुआ है चालुक्य वंशीय से चंद्रादित्य रागे विजय भाटारिका क्यों विज्यांका इति महो मनते। करे चालुक्य वंश के चंद्रादित्य के रानी विजय भाटारिका विज्यांका ही बहुत मानी जाती हैं। करे किच शिला भाटारिक देव कुमारिका रामभद्रम्बा भृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अस्फट पदे प्रसिद्धा। मतलब क्या हुआ, ये भी सेंटेंस जितने भी हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ शिला भाटारिका, कुछ देव कुमारिका, रामभद्रम्मा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अस्पष्ट पदों में प्रसिद्ध हैं। कहने का मतलब हुआ कि कुछ दक्षिण भारतीय क्या थी, लेखिका थी जिसका नाम
नीचे बताया गया है भट्टारिक, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रम्मा इत्यादि। तो आपको प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है। अगर वहां पर दे दिया कि शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और रामभद्रमा, तो आपको मानना है इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन में। अगर मान ली शिला भट्टारिका ना देखा, यहाँ पर देख दिया सीता दे दिया, देव कुमारिका, रामभद्रमा और उपयुक्त में से सभी, और उसमें भी पूछेगा कि बताइए कि कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत साहित्य लेखिका है, तो आपको बताना सीता नहीं है, भले सीता नहीं है। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल आया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि विजयनगर से नरेश संस्कृत भाषायाम संरक्षण कृत प्रयास आसंधि वित्त में। विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए वो विद्युत पूर्वक हमेशा प्रयास करते थे। यानी संस्कृत जो भाषा है इनका संरक्षण जो विजयनगर के जो राजा थे वो विधि पूर्वक क्या करते थे, उनका संरक्षण करते थे। बात समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद तेसा मानता पूरे अपि संस्कृत रचना कुशरा राज्यो भवन। तेसा पूर्ते अपि संस्कृत रचना कुशरा राज्यो भवन मतलब क्या हुआ कि उनमें बहुत से संस्कृत साहित्य लेखिका उस राजभवन में रहती थी। किसके? विजयनगर के जो राजा थे, उस विजयनगर के राजा में अनेकों प्रकार के संस्कृत साहित्य लेखिका उसमें रहती थी और वह राजा संस्कृत संरक्षण के लिए, संस्कृत भाषा के संरक्षण विधि पूर्वक हमेशा प्रयास करते थे कि इसको मैं कैसे सेफ्टी में रख सकूं। और उनके राजमहल में अनेकों प्रकार के संस्कृत साहित्य लेखिका रहती थी। कारण कि कंपन नारायण चतुर्दशकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वामी मानव विद्रोह विजय घटना आश्रित राच्यते। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान सुना। कंपा राय का शब्द क्या है? कंपा राय के रानी गंगा देवी मथुरा विजयम के महाकाव्य स्वामी मानो यानी मधुरे विजय घटना आस्मृत रचित है। कहने का मतलब कि जब विजय घटना हुआ था उसी पर जो कंपन राय के जो पत्नी है गंगा देवी ने एक पुस्तक लिख दी, एक महाकाव्य लिख दी जिसका नाम है मधुरा विजय। मथुरा विजय जब उनके स्वामी ने मदुरै पे क्या कर दे, विजय कर लिए थे तब। तो अब यहाँ समझना चाहिए आपको कि एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है। पहला पूछेगा कि कंपन राय के समय कितना है, तो बताना चतुर्थ का मतलब 14वीं सदी। दूसरा कंपन राय के पत्नी का नाम क्या था, गंगा देवी। बहुत से बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते क्योंकि बहुत से लेखिका के और लेखक के पत्नी के बारे में बताया गया है, याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ध्यान से जब भी कंपन आए तो समझना कि गंगा में कंपन होता है, ठीक है। गंगा में क्या होता है, कंपन होता है, अर्थात कंपन से हम कह देंगे अच्छा गंगा देवी। बोलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया। दूसरा पूछेगा कि गंगा देवी का जो काव्य है उसका नाम क्या है, तो बताना मधुरा विजय, ठीक है। ओके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान सुनना कि तत्र अलंकरणम सन विषय आवर्जको वर्तते। वहाँ अलंकरणम सन विशेष आवर्जक है। तस्मिन्नेव राजे षोडशतके शासनम कुर्वतः अच्युत राजस्य रागी तिरुलंबा वार्धमिक परिणय नामक प्रौढ़ चंबुक काव्य रचयत। मतलब क्या हुआ कि उसी राज में 16वीं शताब्दी शासन में किए अच्युत राज के रानी तिरुलंबा वार्धमिका परिणय नामक प्रौढ़ चंबुक काव्य की रचना की। मतलब समझिए इस बात का, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि अच्युत राज के रानी का नाम क्या था, तो बताना तिरुलंबा। दूसरा पूछेगा कि तिरुलंबा का शासन काल क्या है, तो बता देना 16वीं सदी। क्या बताना भैया, 16वीं सदी। तीसरा आपसे पूछेगा कि उनका रचना का नाम क्या है, तिरुलंबा के रचना का नाम क्या है, तो बताना चंबुक काव्य। क्या नाम है, चंबुक काव्य। तो यही बात है, बात समझ में आ गए। पहला प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा भाई कि अच्युत राज की रानी का नाम है तिरुलंबा। दूसरा पूछेगा कि उनकी जो उन्होंने काव्य लिखा वो नाम क्या है, तो चंबुक काव्य नाम है। उनका शासन क्या है, तो वह आपका 16वीं सदी। आगे देखिए
तत् संस्कृत गतस्य छटा समस्त पदलावया ललित पद विन्यासेन चात्यु शोभते। वहाँ संस्कृत गद्य छठा समस्त पद ललित पदवासेन और भी शोभते हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्र लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम पद और समस्त पद भी वहाँ प्राप्त होता है। तो बोलिए साथियों, इतना चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो पढ़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, ठीक है, ध्यान से सुनना। आधुनिक काले संस्कृत साहित्य लेखिका सुपंडिता क्षमाराव 1890-1953 ईस्वी नामध्या विदुषी अति प्रसिद्ध। मतलब आधुनिक समय में संस्कृत लेखिका में पंडिता क्षमाराव नाम के विदुषी अति ही प्रसिद्ध हैं। तो पूछेगा कि आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य लेखिका का नाम क्या है भाई? तो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि पंडिता क्षमाराव। लेकिन बात एक बताऊं, अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम ने पंडिता क्षमाराव को ना तो जन्म के बारे में पूछा है और ना ही मृत्यु के बारे में पूछा है, ठीक है? तो आज याद कर लेना, कहाँ से कहीं 2023 में या 2024 में पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो याद करना है कि उनका जन्म 1890 में हुआ था और उनका मृत्यु 1953 में हुआ था। तो अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य लेखिका का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आपने राइट जवाब दिया, जी हाँ, पंडिता क्षमाराव। इनका जन्म कब हुआ था? तो आपने लिखा 1890। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो आपने लिखा 1953। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या कि त्या स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महत्व विदुषी जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। मतलब तस्य स्वपिता, उनके अपना पिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य महत्व महान विदुषी जीवन चरित शंकर चरितम की रचना की। कहने का मतलब हुआ कि जो पंडिता क्षमाराव है ना, वो अपने पिताजी के, उसके पिताजी ने क्या था, शंकर पांडुरंग पंडित से। याद करने का कि अगर पूछेगा कि पंडिता क्षमाराव के पिताजी का नाम क्या है तो शंकर पांडुरंग पंडित था, ठीक है? उन्हीं के नाम, उन्हीं के जीवन चरित्र के बारे में, उन्हीं के जीवन चरित्र के बारे में उनके बेटी ने एक काव्य लिख दिया जिसका नाम है शंकर चरितम। चूंकि वह शंकर जी के चरित्र के बारे में व्याख्या की हुई है, इसलिए उसने उस काव्य का नाम क्या रखा भैया? शंकर चरितम। तो बोलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं? पहला आपसे प्रश्न क्या बनेगा? पहला प्रश्न ये बनेगा कि पंडिता क्षमाराव के पिताजी का नाम क्या है? तो शंकर पांडुरंग पंडित से। उन्होंने एक रचना किया था, तो कैसे रचना था? तो वो था शंकर चरितम, यानी अपने पिताजी के चरित्र पर, जीवन चरित्र पर ही एक काव्य लिख दी, एक ग्रंथ लिख दी, एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम है शंकर चरितम। कहता है गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथ मुक्तावली विचित्र प्रसिद्ध यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथान परिणीतवती। मतलब क्या हुआ कि इस पद के अलावा, इस काव्य के अलावा पंडिता क्षमाराव ने अनेकों प्रकार के काव्य लिखी हुई है। क्या क्या लिखी हुई है? पहला है गांधी दर्शन प्रभाविता, इन्हीं ने लिखा है। सत्याग्रहिता, इन्हीं ने लिखा है। मीरा लहरी, इन्हीं ने लिखा है। कथा मुक्तावली, इन्हीं ने लिखा है। विचित्र प्रसिद्ध यात्रा, इन्हीं ने लिखा है। ग्राम ज्योति, इन्हीं ने लिखा है। ये सारे के सारे पद गद्य किसने लिखा है? तो पंडित क्षमाराव लिखा है। चलिए बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो बच्चे क्या करते हैं, बस शंकर चरितम याद कर लेंगे, लेकिन इस सत्याग्रहिता छोड़ देते हैं, मीरा लहरी भी छोड़ देते हैं, कथा मुक्तावली भी छोड़ देते हैं, विचित्र प्रसिद्ध यात्रा भी छोड़ देते हैं, ग्राम ज्योति भी छोड़ देते हैं। लेकिन भाई इन सबको याद करना आपके एमसीक्यू में पूछ लेता है। कहेगा सत्याग्रहिता किसके द्वारा लिखा गया है? शंकर पंडित क्षमाराव। चलिए गांधी दर्शन प्रभाविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताना आपको पंडित क्षमाराव। पूछ देगा बताओ कथा मुक्तावली किसके द्वारा लिखा गया है?
तो पंडित छामाराव। पूछा मीरा लाली किसके द्वारा लिखा गया, तब पंडित छामाराव। इसलिए इस लेखक ने, इस लेखिका ने जितने भी ग्रंथ, जितने भी पद लिखा है, इन सारे पदों का नाम आपको याद होना बहुत बहुत नेसेसरी है, बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। याद कर लीजिए प्लीज। मैं यहाँ पर प्लीज शब्द का यूज कर रहा हूँ, प्लीज याद कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स कट जाए, ठीक है। ओके, चलिए आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनना और समझना। आगे कहता है क्या, ध्यान से सुनना। बोलता है कि वर्तमान काले लेखन तासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, बनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो न्यूनतम संस्कृत साहित्य प्रत्ययन्ति। मतलब क्या हुआ कि वर्तमान समय में उनमें से लेखक कवित्री पुष्पा दीक्षित, बनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि संस्कृत साहित्य को पूरा किया हुआ है। तो यह सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सेंटेंस का मतलब समझिए मेरे भाई क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि वर्तमान काल में भी कुछ संस्कृत साहित्य लेखिका हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य को मतलब आगे बढ़ाने में मदद किया है। वर्तमान काल में कुछ संस्कृत साहित्य लेखिका कौन कौन है, कवित्री कौन कौन है, तो पहला है पुष्पदीक्षित बनमाला क्या है, वर्तमान वाला है। भावालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये भी क्या है भाई, वर्तमान वाला ही है। तो याद करना, बहुत से बच्चे किसको याद कर लेते हैं, मिथिलेश कुमारी मिश्रा को याद कर लेते हैं, लेकिन पुष्पदीक्षित बनमाला भावालकर को याद ही नहीं कर पाते, जिसके कारण प्रश्न पूछ देते हैं और वो अटक जाते हैं। तो याद रखना कि वर्तमान काल में दो ही कवित्री हैं, पहला है पुष्पा दीक्षित बनमाला भावालकर और दूसरे है मिथिलेश कुमारी मिश्र, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।